जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के प्रीमिक्स में बहुत ज्यादा स्वागत है। 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम को शुरू करेंगे प्रीमिक्स का दम में। आइए पहले हम सवालों को नजर मार लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा प्रीमिक्स रिवैम्प हुआ है, जैसे आप सब जानते ही हैं। और रिवैम्प प्रीमिक्स में क्वेश्चंस हमारे वही 5 होंगे। 5 क्वेश्चन रोजाना होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे क्रैश में से रहेंगे, 2 क्वेश्चंस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में से रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो है 5 में से वो यूपीएससी का पीवाईक्यू होगा। राइट। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको देना चाहता हूं। बाकी दोस्तों, पहले हम करेंगे 2 क्वेश्चंस क्रैश कोर्स के। हालांकि अभी आईआर का क्रैश कोर्स शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आईआर का क्रैश कोर्स जब भी शुरू करूंगा तो ये सवाल मैं जरूर, इस सवाल से रिलेटेड टॉपिक में जरूर डालने वाला। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं हमारे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे। तो दोस्तों, यदि आप हमारा इस क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, आप अपने स्टैटिक और करंट अफेयर कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना चाहते हैं प्रीलिम्स 2023 से पहले, तो आप इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ये दिए गए टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें, आपकी पूरी असिस्टेंस यहां पे की जाएगी। चलिए, पहला सवाल मिलिट्री एक्सरसाइजेस से संबंधित है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, लो हैंगिंग फ्रूट होता है। आईआर में सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं, और मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड 1 या 2 सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी 2023 में। सवाल आपके सामने है, पहले आप क्वेश्चन को नजर मारिए, यहां पे पॉज करके देखिए आपको क्या सही आंसर लग रहा है। क्वेश्चन पूछता है, इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच एयरफोर्स टू एनहांस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? चारों एक्सरसाइज आपके सामने हैं। अब आपने क्वेश्चन देख लिया, पॉज करिए। क्या सही स्कोर बन रहा है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर वो मेंशन करिए। 10 में से कितना सही स्कोर बन रहा है आपका, वो आपने बताना है। चलिए, इसका आंसर है गरुड़ा, गरुड़ा 7। इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स की बात हो रही है। इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स की बात हो रही है, आंसर है गरुड़ा 7। चलिए आगे चलते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। तो इंडिया की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करा बायलेटरल एक्सरसाइज नेम्ड गरुड़ा 7 एट द एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। गरुड़ा 7 क्यों? क्योंकि ये 7th एडिशन है ऑफ दिस एक्सरसाइज। गरुड़ा एक्सरसाइज का 7th एडिशन है। इस एक्सरसाइज का पहला एडिशन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, बायलेटरल एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के बीच में, नाम क्या है? गरुड़ा। चलिए आगे इसके बारे, तो ये बेसिकली एक्सरसाइज क्या मकसद क्या है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना दोनों देशों के लिए कि कैसे वो अपनी इंटरऑपरेबिलिटी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब और ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में? तो एक तो है एक्सरसाइज शक्ति। ये बायएनियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। बायएनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है। गरुड़ा एयरफोर्स के लिए है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद इसका, अब ये कब कंडक्ट करा गया था? साल 2011 में। प्लीज नोट करिए, ये इंफॉर्मेशन को नोट करिए। फिर एक्सरसाइज वरुणा की बात करें, ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। उसके बाद एक्सरसाइज ला परूस की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, इस एक्सरसाइज में भारत की नेवी ने पहली बारी 2021 में पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना चाहूंगा कि जो ला परूज एक्सरसाइज है, ये मैरिटाइम एक्सरसाइज है जिसको फ्रांस की नेवी लीड करती है, लेकिन इस एक्सरसाइज में फ्रांस के अलावा रशिया और अमेरिका भी शामिल हैं। 2021 में भारत की नेवी ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, यह बात आपको पता हो। भारत ने जब एक हिस्सा लिया था 2021 में, तो एक्सरसाइज कहां पे हुई थी? मेडिटेरेनियन सी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे हम बात करेंगे इजराइल लेबनान बॉर्डर डील के बारे। पहले क्वेश्चन को नजर मारें, पॉज करें, क्या सही आंसर है उसको लिखें, मार्क करें। क्वेश्चन पढ़े, अंडर द डील इजराइल रिसीव्स फुल राइट्स टू एक्सप्लोर द कारिश फील्ड। सेकंड स्टेटमेंट, इट सेट्स अ बॉर्डर बिटवीन लेबनीज एंड इजरायली वाटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। थर्ड, agreement resolve this agreement resolves all the border disputes between Israel and Lebanon। आपको क्या बताना है? which of the following are correct। क्या सही लग रहा है? पॉज करें, देखें और इसका आप सोल्यूशन देखते हैं। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है, सही जवाब ए 1 and 2 ओनली। देखिए, अब इजराइल लेबनान बॉर्डर डील की हम बात करें तो ये यूएस ब्रोकर्ड एक मैरिटाइम बॉर्डर डील थी जो कि इजराइल और लेबनान के बीच में साइन करवाई गई थी। अब
अब आपको ये पता हो इजराइल और लेबनान के बीच में लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। ये मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कराया गया था, बिकॉज इस एरिया में इजराइल लेबनान के मैरिटाइम बॉर्डर में काफी सारी गैस फील्ड्स हैं। जैसे कैरिश गैस फील्ड की बात करें, काना गैस फील्ड की बात करें, तो लेबनान का कहना था कि कैरिश गैस फील्ड जो कि कायदे से तो इजराइल की टेरिटरी में आती है, लेबनान का क्या कहना है? लेबनान का कहना है कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही है। कि ऐसे कैसे आप उस पे राइट्स, आप ऐसे कैसे आप उसमें से गैस एक्सप्लॉइट कर सकते हो? आपको कौन राइट देता है कि आपका वहां पे हिस्सा बनेगा उस गैस फील्ड में से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने का? आप मेरे साथ भी रेवेन्यू शेयर करो। इजराइल ने बोला कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, कि कैरिश गैस फील्ड जो है वो मेरी टेरिटरी में आती है। ठीक है, नाउ इसको आगे और समझाता हूं। तो ये बेसिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी में। आगे आपको मैप भी दिखाता हूं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इजराइल के पास पूरे राइट्स हैं टू एक्सप्लोर द कैरिश फील्ड। अब यहां पे काफी ज्यादा गैस रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लेबनान रिसीव्स द फुल राइट्स इन द नियर बाय काना फील्ड, नॉट द कैरिश फील्ड, लेकिन इट अग्रीड टू अलाउ इजराइल अ शेयर ऑफ द रॉयल्टीज। यानी कि काना फील्ड में जो राइट्स हैं गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो लेबनान के पास है। लेकिन लेबनान ने यहां पे समझौता किया इस मैरिटाइम बॉर्डर डील के चलते कि हां, मैं इजराइल के साथ जो भी मेरे को मुनाफा हो रहा है, जो भी मेरे पास पैसा आएगा, जो भी रॉयल्टीज आएगी, वो उसका एक हिस्सा मैं इजराइल को भी जरूर शेयर करूंगा। स्टेटमेंट 2 भी सही है। ये बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड इजराइल वाटर, यानी कि ये मैरिटाइम बॉर्डर डील, यानी कि ये जो मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए डील साइन करी गई है, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट को नहीं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अब ये है लाइन 23। नाउ दिस लाइन 23 demarcates the maritime border between Lebanon and Israel. Now this is the Haifa port in Israel. Let's not forget, although अच्छा टाइम तो नहीं चल रहा गौतम अदानी जी के लिए, लेकिन हाइफा पोर्ट पे कंस्ट्रक्शन करने के पूरे राइट्स गौतम अदानी जी को मिले हैं। बहुत बड़ा स्टेक उनको हाइफा पोर्ट पे मिला है। तो ये आपको पता हो, इजराइल में हाइफा पोर्ट है। ये रहा आपका लेबनान, राइट। यहां पे आ गया आपका पॉइंट 23 जो कि मैरिटाइम आपकी बाउंड्री बन गई बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। यहां पे आ गया आपका काना गैस फील्ड, यहां पे आ गया आपका कैरिश गैस फील्ड। अब इजराइल कहता है कि ये तो मेरे टेरिटरी में आता है, मेरी बाउंड्री में आता है। लेबनान ने कहा कि नहीं, ये मेरी बाउंड्री में आता है। तो परसेप्शन का, बाउंड्रीज के बीच में परसेप्शन का डिफरेंस था लेबनान और इजराइल के बीच में। ठीक है, तो ये है। अब लेबनान के पास पूरा राइट है काना गैस फील्ड को एक्सप्लोर करने का, इसमें से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने का, और इजराइल के पास पूरा राइट है कैरिश गैस फील्ड में से। ये पता हो कि इजराइल ने ये नहीं बोला, इजराइल ये नहीं कह रहा कि भी इसमें से जो मेरे को पैसा आएगा या जो रॉयल्टीज आएंगी वो भी मैं लेबनान को दूंगा। नहीं, इजराइल ने ये बात नहीं बोली है। तो यहां पे थोड़ी हिस्ट्री है डिस्प्यूट को लेके, ये हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। करंट अफेयर्स के टॉपिक में काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया था इजराइल लेबनान बॉर्डर डील को चलते। नाउ अब आपको ये पता हो कि ये बहुत सालों से डिस्प्यूट चलता आ रहा है इजराइल और लेबनान के बीच में। ठीक है, अंडर दीज बॉर्डर लाइंस द कैरिश फील्ड ले वेल विद इन इजराइल्स क्लेम्ड एरिया, बट लेबनान कह रहा था कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। लेबनान ने मैरिटाइम बॉर्डर को थोड़ा रिवाइज किया था, बॉर्डर को अपने हिसाब से बनाया था, लाइन अपने हिसाब से ड्रॉ करी थी, और ये कहा था कि नहीं, ये इजराइल के पास नहीं आना चाहिए। तो हुआ क्या, ये डिस्प्यूट शुरू कहां से होता है? जून 2022 में एक लंदन बेस्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। हु इज द बिग डैडी इन जियोपॉलिटिक्स? इट्स ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस को लेकर कितनी वोलेटिलिटी बनी हुई है रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी। और अब क्या है ना, इजराइल के पास और लेबनान के पास अगर एक्सेस है गैस रिसोर्सेज का, तो ये इस चीज को ज्यादा लेवरेज भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी यूरोप के पास गैस क्राइसिस है, यूरोप के पास अभी गैस सप्लाई सिक्योर नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में यूरोप गैस इजराइल से या लेबनान से भी इंपोर्ट करे। तो लेबनान के लिए अच्छी बात है, बिकॉज लेबनान बहुत ही अभी बुरी अर्थव्यवस्था की स्थिति में है, अच्छी सिचुएशन नहीं है लेबनान में। ठीक है, तो क्या हुआ था, जून 2022 में लंदन बेस्ड एक ऑयल एंड गैस कंपनी थी एनर्जियन के नाम से, जिसने काम करना शुरू किया था कैरिश गैस फील्ड में इजराइल के बिहाफ पे। इससे लेबनान भड़क उठा। लेबनान ने बोला कि ये जो फील्ड है इसको डेवलप नहीं करा जा सकता जब तक लेबनान और इजराइल के बीच में जो मुद्दा है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक हमारा मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता, तब तक आप कैसे वहां पे गैस फील्ड को, अब उसके ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये अग्रीमेंट में कोई ऐसी बात लैंड बॉर्डर को लेकर नहीं करी गई। ठीक है, अब लैंड बॉर्डर की जहां पे बात करें तो यहां पे ये ब्लू लाइन बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये लैंड बॉर्डर है जो कि यूएन ने बनाया था सन 2000 में इजराइल और लेबनान के बीच में। और ये
ये जो ब्लू लाइन बॉर्डर है सन 2000 से यहां पे यूएन एडमिनिस्ट्रेटेड फोर्सेस ही यहां पे बैठी हुई हैं जो कि इस बॉर्डर को मैन गार्ड कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद डेफिनेटली ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया है इजराइल और लेबनान के बीच में, अब देखिए लेबनान क्या है, लेबनान में प्रो ईरान बैक हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स हैं, है ना। हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स को बैकिंग कौन दे रहा है, ईरान की सरकार, है ना। तो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब जो सुन्नी मोनार्कीज हैं वो इजराइल के ज्यादा नजदीक आ चुकी हैं, और अगर हम शिया की बात करें, शिया कंट्रीज की बात करें, तो चाहे वो हम ईरान की बात करें, चाहे वो हम लेबनान की बात करें, तो अब इन कंट्रीज में ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स हैं, तो हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स हैं लेबनान में। अब हो सकता था अगर ये मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट ना रिजॉल्व किया जाता तो कन्फ्लिक्ट हो सकते थे, एंड अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते, अब ऑब्वियसली ये 2022 की बात है, हम नहीं चाहते थे कोई और लड़ाई हो इजराइल या लेबनान के बीच में या ईरान या इजराइल के बीच में, वी डिडंट वांटेड दैट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है ये मैरिटाइम बॉर्डर डील जो हुई है, कि चलो कैरिश गैस फील्ड को राइट जो है इजराइल को मिल गया, काना गैस फील्ड का राइट लेबनान को मिल गया। लेबनान में वैसे भी बहुत अभी तंगी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, तो दोनों देशों के लिए भले की बात होने वाली है। क्या पता आने वाले समय में यूरोप गैस यहां से भी इंपोर्ट कर सकता है। चलिए, उसके बाद दो सवाल हमारे टेस्ट सीरीज में से, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज, बाय द वे, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, यहां पे टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का प्राइस क्या है, 4499। तो अगर आप चाहें टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहें तो अगेन हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इसको आप अवेल कर सकते हैं। 30 टेस्ट होंगे, 30 टेस्ट होंगे यहां पे आपको सॉल्व करने के लिए। तो 30 टेस्ट यानी कि 3000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रायसीना डायलॉग इज करेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ें, पॉज करें, क्या सही आंसर है, आराम से देखें ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शन को आराम से पढ़ें, पॉज करके ऑप्शंस को आराम से पढ़ें, देखिए क्या सही आंसर आपको लग रहा है। रायसीना डायलॉग की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ए, इट वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय तुर्की बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। होगी लड़ाई खत्म रशिया यूक्रेन की, पता नहीं मुझे। बी, इट इज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स अड्रेसिंग इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी बाय इंडिया, तो ये भी ऑप्शन है। सी, इट इज अ इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन यूएन टू केटर कंट्रीज टू गेट कोविड वैक्सीन वेवर। और डी, इट इज अ यूएसए एशियन इनिशिएटिव टू क्रिएट अ सेफ एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक ओशन। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो आपको सही आंसर क्या लग रहा है, डेफिनेटली ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। 25 से 27 अप्रैल 2022 के बीच में रायसीना डायलॉग हुआ था। कहां हुआ था, भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ये पहली बार हुआ है, नहीं पहली बार तो नहीं हुआ, ये हर साल होता है। प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा 7वां एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग 2022। ये भारत का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, भारत की फॉरेन पॉलिसी का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जहां पे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक रिलेटेड मुद्दे डिस्कस करे जाते हैं। ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। अब देखिए, अब रायसीना, इसका जो नाम आता है रायसीना डायलॉग, इट इज ऑब्वियसली द नेम इज टेकन फ्रॉम द रायसीना हिल, द सीट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी, 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, और तब से लेके इनफैक्ट रायसीना डायलॉग तक, मई 2022 तक बहुत सारे डिग्निटरीज भारत में आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे भारत में बार बार, वो भारत का स्टैंड देखना चाह रहे थे कि भारत किसकी तरफ है। क्योंकि अब आज के टाइम पे इंडिया को स्विंग स्टेट कहा जाता है, कि जिस दिशा में भारत होगा उस दिशा का पलड़ा ज्यादा भारी होगा। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो चाह रहा था कि भारत उनकी साइड में हो, भारत उनको सपोर्ट करे, रशिया को कंडेम करे। हमने कहा कि देखो ऐसा है, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हम ऐसे आपके कहने पे तो किसी को हम गाली नहीं देने वाले हैं, आपके कहने पे हम किसी को नहीं कुछ करने वाले हैं। तो हम अपने और जो मुद्दे हैं, जियोपॉलिटिक्स जो मुद्दे हैं, जो जियो इकोनॉमिक्स रिलेटेड मुद्दे हैं, वो हम यहां पे जरूर बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन ज्यादातर इस पूरे समिट में कौन सा अहम मुद्दा था जो डिस्कस किया गया था, एक तो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी का, और डेफिनेटली जो ऑनगोइंग वॉर रशिया यूक्रेन की थी। तो ये अप्रैल की बात है, आज फरवरी 2023 आ चुका है, तो ये अप्रैल 2022 की बात है, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट भी है बाय द वे, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। यदि आप IR के स्टूडेंट हैं, यदि आप IR रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। बहुत ही अच्छे अच्छे और एनालिटिकल आर्टिकल्स आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। ओके,
उसके बाद जो पहला रायसीना डायलॉग था वो 2016 में हुआ था। थीम क्या थी? एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस एडिशन का, 7वें एडिशन का रायसीना डायलॉग का थीम क्या था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, चौथा सवाल अगेन बहुत पॉपुलर है, यूएनएससी से संबंधित। यह सवाल भी हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से है। तो यूएनएससी से संबंधित क्वेश्चंस अक्सर हमको देखने को मिलते हैं यूपीएससी में। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा पूछा क्या जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? चलिए सॉल्व करते हैं। तो यूएनएससी एक 15 मेंबर बॉडी है जिसमें 10 परमानेंट और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अच्छा, तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल फॉर द थर्ड टाइम। चलो, इट रेकमेंड्स टू द जनरल असेंबली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। क्या सही आंसर लग रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, अभी वीडियो को पॉज करें, देखिए क्या सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर ऑब्वियसली सही क्या है? डी, 3 ओनली। तो यहां पे 10 परमानेंट और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स कब से हो गए? 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट, P5 यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है, इंडिया बिल्कुल नॉन परमानेंट मेंबर है इस काउंसिल का। दिसंबर 2021 से लेके जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2022 तक। मैं यहां पे लिख देता हूं, जनवरी 1, 2021 से लेके दिसंबर 2022 तक। अब टाटा गुड बाय हो चुका है। इंडिया का नॉन परमानेंट जो मेंबरशिप का टाइम था यूएनएससी का, वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये तीसरी बार नहीं, 8वीं बारी था, 8th टाइम था। और हां, ये बिल्कुल सही है, सेक्रेटरी जनरल, यूएन के सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए यूएनएससी रेकमेंड करता है यूएनजीए को, यानी कि यूएन जनरल असेंबली को। चलिए, तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, अब बहुत सारे देश, अब फ्रांस हो, यूएसए हो, यूके हो, है ना, ये सब कहते तो बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अब ये बड़े बड़े देश इंडिया को कमिटमेंट कहते हैं, इंडिया को कमिटमेंट देते हैं कि हम, देखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको वहां पे देंगे परमानेंट मेंबरशिप के लिए, आपको जरूर हम आपकी मदद करेंगे यूएनएससी में। लेकिन आज तक इंडिया को वो नहीं मिली है। तो बाय द वे, एक आपको छोटा सा होमवर्क और दे रहा हूं। तो एक फोरम है बाय द नेम ऑफ G4। वो G4 फोरम में कौन से ऐसे वो देश हैं, और वो G4 फोरम में जो देश हैं वो परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं यूएनएससी में, तो उन देशों का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल हैज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बातें किताबी हैं, असल में तो ये कुछ हो भी नहीं पा रहा। 15 मेंबर्स यानी कि 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, ये बात आपको पता हो। ठीक है, तो यूएन चार्टर के हिसाब से उनको ऑब्लाइज करना पड़ता है, ये बात आपको पता हो। The Security Council takes the lead in determining the existence of a threat to the peace or act of aggression. ठीक है, तो अब सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिजॉर्ट टू इम्पोजिंग सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शन, जैसे अभी हम देख रहे हैं सैंक्शन रशिया के ऊपर भी लगाई गई थी। सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट रेजिडेंस है वो कहां पे है? यूएन के हेडक्वार्टर में, न्यूयॉर्क सिटी में है। और जो एक रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि यूएनएससी में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इन 15 देशों के हर एक देश का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे तैनात जरूर होना चाहिए यूएनएससी के ऑफिस में, ताकि कोई भी मुद्दे के बारे डिस्कशन करनी हो तो सबकी वहां पे हाजिरी जरूर होनी चाहिए। चलिए, हर साल जनरल असेंबली इलेक्ट करता है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द 10 इन टोटल फॉर अ 2-year टर्म। तो जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं, यह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस। 5 होती हैं अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स के लिए, 1 ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स के लिए, 2 लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स के लिए, और 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। भारत को 8वीं बारी नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है। कब से मिली थी? जनवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, ये आपको बात पता हो। और उसके अलावा यूएन चार्टर के चलते फंक्शंस और पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल क्या है आपको पता होनी चाहिए। अक्सर स्टेटमेंट्स में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन एबीसी, अक्सर जो भी स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी वहां पे क्वेश्चन में वो सही होंगी, बिकॉज यहां पे बहुत थ्योरेटिकल बात आ जाती है, जैसे कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेटिंग एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन। बहुत जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, बहुत जेनरिक बातें हैं। ठीक है, recommending the methods of adjusting such disputes, the terms, etc. etc. चलिए, उसके बाद ये बात आपको पता हो कि जहां तक यूएनएससी की बात है, तो यूएनएससी रेकमेंड करता है जनरल असेंबली को द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। ये आपको बात पता होनी चाहिए।
चलिए, और यूपीएससी का पीवाईक्यू आईआर से संबंधित मैंने 2019 का डाला है, जो ज्यादा पुराना नहीं है। क्वेश्चन को नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर रहा है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पॉज करें, देखें क्या आपको सही लग रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। सही क्या है? A, one only. A1 only is the correct statement कि हाँ AIIB में इनफैक्ट लगभग 105 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं, और ये 2020 तक के आपको आंकड़े बता रहा हूं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है एक न्यू इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड इन एशिया। तो AIIB या NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सारे जो ये दोनों जो बैंक्स हैं किसके लेड हैं? ये ब्रिक्स लेड है ना। इसके ऑपरेशंस कब शुरू हुए थे? जनवरी 2016 में। AIIB एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में है। और बाकी डेवलपमेंट बैंक्स की तरह इसका मकसद क्या है? सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स को इंप्रूव करना फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये जो 2 बैंक्स बनाए गए थे, ब्रिक्स ने क्या कहा था? ब्रिक्स का ये कहना था दैट देखो हम वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज करना चाहते हैं। IMF में, वर्ल्ड बैंक में बहुत सारे सुधार आ सकते हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड के टुवर्ड्स ज्यादा बायस्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड के टुवर्ड्स बायस्ड नहीं है। तो हम ये बैंक्स बनाएंगे, हम ये इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जो कि डेवलपिंग देशों के काम आएगा। चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ये प्रपोज करा था आइडिया ऑफ AIIB एट द एपेक्स समिट इन बाली इन 2013 एज ए चैलेंज टू वर्ल्ड बैंक एंड IMF। चलिए, इस बैंक में करंटली 105 मेंबर्स हैं, आपको पता हो, और यूएन ने एड्रेस करा है द लॉन्च ऑफ AIIB एज हैविंग द पोटेंशियल फॉर स्केलिंग अप द फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो स्टार्टिंग कैपिटल है इस बैंक का वो लगभग $100 बिलियन था, इक्विवेलेंट टू 2/3 ऑफ द कैपिटल ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, विच इज अबाउट हाफ दैट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये बहुत ज्यादा है, $100 बिलियन। इंडिया लार्जेस्ट नहीं बट सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB है। India is also the largest borrower from AIIB. प्लीज नोट करिए, लिखिए इस बात को। 2018 में AIIB को ग्रांट करा गया था परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस। ये जो रेड में जो चीजें बोल्डेड हैं, प्लीज लिखिए, इसको परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था ऑफ बोथ द UN जनरल असेंबली एंड द इकोनॉमिक एंड योर सोशल काउंसिल। चलिए, तो यहां पे हम देख सकते हैं नॉन रीजनल मेंबर्स में टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा है? जर्मनी। 4.5 बिलियन की कंट्रीब्यूशन जो है, $4.5 बिलियन की कंट्रीब्यूशन जर्मनी की है। और अगर हम रीजनल मेंबर्स की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में से सबसे पहला नाम किसका आता है? चाइना का। तो लगभग $30 बिलियन चाइना ने कंट्रीब्यूट करे हैं टुवर्ड्स AIIB। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे 5 सवाल। उम्मीद करता हूं आपको ये 5 सवाल अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे, और आप उम्मीद करता हूं आपका स्कोर भी अच्छा होगा इन 5 सवालों में। जो भी स्कोर है, जैसा भी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अपने डर को ओवरकम कर पाएंगे। अगेन, IR इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। बहुत इजी सवाल आएंगे, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, सॉल्वेबल होंगे और इजिली आप कर पाएंगे। तभी कर पाएंगे यदि आपको वो आते होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फैक्चुअल, दे आर नॉट एनालिटिकल और दे आर नॉट वेरी कंसेप्चुअल। और जाने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे सभी कोर्सेज पे अभी 10% एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो, चाहे वो GS का हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, PSIR का हो, कोई टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, सभी पे 10% एडिशनल डिस्काउंट है। कोड क्या यूज करना आपने? मिशन 1105। ये वैलिड है टिल 5 फरवरी 2023। और इंफॉर्मेशन के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और आपकी पूरी असिस्टेंस करी जाएगी। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा आपको बहुत जल्द अपने अगली वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।